हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ एनिमल टिश्यू। तो लास्ट वीडियोस में हमने कनेक्टिव टिश्यू को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। हम लोग एपिथेलियल टिश्यू से शुरुआत किए थे, कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो चुका है। अब हमारे पास और दो टिश्यू बाकी है, एक है मस्कुलर टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। तो आज का हमारा टारगेट है बेटा मस्कुलर टिश्यू। लेकिन मस्कुलर टिश्यू के बारे में मैं एक चीज बता दूं, जो मसल्स है उनकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल थ्योरी है वो हम लोग यहां नहीं पढ़ते बेटा। यहां पे मैं आपको जो मसल है उसको बाहर बाहर से बताऊंगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। लेकिन जो उसका क्रॉस सेक्शन है, उसकी जो डिटेल वर्जन है और उसकी जो थ्योरी है वो हमको दूसरे चैप्टर में दी गई है। चैप्टर का नाम है बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो फिलहाल यहां के हिसाब से जितना मसल दिया है पहले उसको हमको कवर अप करना है। चलिए टॉपिक का नाम लिख लेते हम लोग। सो मस्कुलर टिश्यू। सबसे पहला सवाल यह उठता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस टिश्यू। तो क्या लगता है बच्चों, मैं बता चुका था एकदम फर्स्ट लेक्चर में ओरिजिन। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन क्या था? ऑल द थ्री जर्म्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू का क्या था बेटा? मेसोडर्म। एंड व्हाट अबाउट द मस्कुलर टिश्यू? सेम, मेसोडर्म। क्योंकि मैंने आपसे यह भी कहा था कि मस्कुलर टिश्यू इज नथिंग बट द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, बट दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। इसके वजह से इसको सेपरेटली स्टडी किया जा रहा है। सर आपने अभी अभी कहा दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज दैट? बेटा मसल को मसल क्यों बोलते हैं? द रीजन दैट दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का यहां पे मतलब ऐसा लिया जाता है, शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ द मसल, शॉर्टनिंग द लेंथ ऑफ मसल। और रिलैक्सेशन का मतलब ये लिया जाता है बेटा, रिगेन इट्स नॉर्मल लेंथ। मतलब बैक टू देयर नॉर्मल लेंथ। ओके, तो मतलब ऐसा है सर कि आपके पास कोई मसल है, अगर उसकी लेंथ अगर आप कम कर रहे हो, उसको ऐसे दबा रहे हो, लेंथ कम कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं वो उसके कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में जाएगा। लेकिन बैक टू अगर वो अपने नॉर्मल स्टेज में चले गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलैक्स हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस सच प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसी के वजह से मस्कुलर टिश्यू को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। और इसकी एक थ्योरी है, राइट? दैट इज द थ्योरी का नाम मैं बता देता हूँ। वैसे थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज गिवन इन द लोकोमोशन चैप्टर। और बेटा आप तो ये समझ ही होंगे, मसल्स की मदद से, मसल्स की मदद से हमारी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां खड़ा हूं, यहां से इधर गया, तो ये लोकोमोट हो गया। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हलचल। मतलब ये मेरा हाथ अभी हिल रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा? मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन रहने दो कि मूवमेंट रहने दो, मसल्स का रोल उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो हमारी एक एक हरकतें, आपकी जो एक एक एक्सप्रेशंस भी है, वो सब मस्कुलर है बेटा। लेकिन मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। मसल अपने आप कभी भी कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं जाते हैं बेटा। क्यों पता है? द रीजन इज दैट कि उनको कॉन्ट्रैक्शन में जाने के लिए इंपल्स की जरूरत पड़ती है, और इंपल्स बनाता कौन है? आपका नर्वस सिस्टम। मतलब अगर मस्कुलर सिस्टम को अगर कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वो कौन है? नर्वस सिस्टम। मसल्स की, अभी देखो मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां से वहां जा रहा हूं, दिस ऑल आर मस्कुलर एक्टिविटीज। ये सब मसल की एक्टिविटी है। लेकिन इनको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये सब किसके कंट्रोल में? नर्वस सिस्टम के। किसके कंट्रोल में बेटा? नर्वस सिस्टम के। तो बेटा अभी आज के लेक्चर में हमारा काम है मसल्स को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना। लेकिन ये नॉलेज भी बहुत जरूरी, क्योंकि पहले जब से ऊपर ऊपर से आप पढ़ते हो तो जब आप अंदर जाओगे तभी आपको समझेगा। ऊपर ऊपर से पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी। तो यहां तक कुछ समझा? वैसे आपके बॉडी का जो वजन है, बॉडी वेट, तो आपके बॉडी पार्ट से बना हुआ है। आप अगर आज की तारीख में अपना वजन करते हो तो उसमें 40 to 50% वेटेज मसल्स का है। मतलब बेटा आपकी बॉडी के वजन का सबसे मतलब 50%, 50% हिस्सा मसल कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हड्डियों की बारी आती है, पहले हड्डियों की बारी नहीं आती। तो बेटा 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट
constitutes by muscle. क्लियर है यहां तक? तो भैया अब ये हो गए मस्कुलर टिश्यू का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब सर मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी एक मसल इमेजिन कर रहे हो और मसल को कट करके अंदर जाते हो तो उसके आपको सेल्स मिलेंगे। लेकिन यहां पर अब आपको टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है सर। मतलब सर चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं सर धीरे धीरे। टर्मिनोलॉजी ये है कि हम बात कर रहे हैं कि मसल के सेल्स को और क्या नाम दिया गया है। तो बेटा मसल्स के सेल्स को नाम दिया जाता है मसल फाइबर्स। तो एक कंप्लीट मसल है विच इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। अ सिंगल मसल, जैसे अपना बाइसेप है, ट्राइसेप है, एक मसल है। अब वो मसल कैसे बना है? बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। और ऐसे हजारों बंडल्स रहेंगे बेटा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये जो मसल फाइबर्स है ये नथिंग बट मसल सेल्स है, अ सिंगल सेल। सर मेरे को अब समझाओ, आप यहां पे सेल को फाइबर्स क्यों बोल रहे हो? यहां पर आप सेल को फाइबर्स क्यों बोल रहे हो? द रीजन इज दैट बेटा कि ये सेल ऐसे इलोंगेटेड है, लंबे लंबे सेल है, ऐसे गोल मटोल वाले सेल नहीं है आपके। ये सेल ऐसे लंबे लंबे होने की वजह से इनको नाम क्या दे दिया सर? इट लुक लाइक अ फाइबर्स। ये बहुत ही लंबे चौड़े सेल है। सो बिकॉज ऑफ इलोंगेटेड नेचर मसल फाइबर, मसल सेल इज नोन एज मसल फाइबर्स। तो कभी भी आप मसल फाइबर नाम सुनोगे तो आपके मन में क्या होना चाहिए कि सर इज टॉकिंग अबाउट द मसल सेल। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक मसल फाइबर पढ़ना है तो मैं एक मसल सेल की बात कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? अब सर दिस बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, मतलब मसल के अंदर मसल सेल्स है बहुत सारे। अब वो सेल्स के अंदर भी और था, छोटे छोटे मायोफिब्रिल्स थे। सो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मायोफिब्रिल्स। अब सर ये मायोफिब्रिल्स क्या है? देखो देखो, फिब्रिल्स, फिब्रिल्स बोले तो फाइबर से भी छोटे, मतलब मसल फाइबर आपने ये नाम दे दिया। अब वो फाइबर के अंदर और छोटे छोटे फिलामेंट्स है, ठीक है? तो उसको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। सो दिस आर द फाइन फिब्रिल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर्स, उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सर ये फिब्रिल्स बने किसके होते हैं? बेटा दिस आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। सर मैं तब से यही सोच रहा हूं कि मसल के पास ही कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मुझे किसी ने पूछा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, तो मैं बोलूंगा उसके अंदर के सेल जिम्मेदार है, मसल फाइबर्स। फिर मैं पूछा कि ये सेल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, मैं बोलूंगा उसके अंदर के मायोफिब्रिल जिम्मेदार है। फिर मेरे से पूछा बोला कि मायोफिब्रिल कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। क्या प्रेजेंट है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में दो नाम तुमको याद रखने हैं बेटा, जो आगे लोकोमोशन चैप्टर में तुमको काम आएंगे। दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। These are the two contractile proteins which helps in the contraction of the muscles. तो अब देखो बेटा, सारे फसाद की जड़ एक्टिन और मायोसिन है। हम लोग को ऐसे भी एक क्वेश्चन आता देखो कि ब्लड रेड क्यों है, इंसान का खून लाल क्यों है? तो हम लोग बोलते हैं वो रेड इसलिए कि उसमें रेड ब्लड सेल्स है। फिर हमने ये बोला कि रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है, वो क्यों लाल है? तो हमने कहा उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। फिर हमने पूछा कि हीमोग्लोबिन लाल क्यों है, तो हमने कहा उसके अंदर आयन है। आयन होने की वजह से रेडनेस आई है। अगर यही आयन के बजाय मैं कॉपर डाल देता तो हमारा खून ब्लू कलर का हो जाता। तो बेटा वही मैं यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है? मसल फाइबर्स की मदद से, सेल्स की मदद से। सेल कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? उसके अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे फिब्रिल्स। ये फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब पूरे मसल के कॉन्ट्रैक्शन के पीछे जिम्मेदार ये दो लोग थे। अब ये दोनों की डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती है और वो अरेंजमेंट की वजह से यहां पर मसल को अलग अलग अपीयरेंसेस आते रहते हैं। मतलब समझो, मान लो कि ये मेरे दो हाथ है, एक्टिन और मायोसिन। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहे तो मसल में डार्कनेस दिखाई देती है, मतलब दोनों ओवरलैप है तो। और दोनों अलग अलग है
ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर नहीं है, अलग अलग अरेंज किए गए, तो वहां पे ऐसा हल्का फुल्का फेंटनेस, लाइटनेस दिखाई देती है। मतलब सर अगर मैं मसल फाइबर को माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा, इस मायोफिब्रिल को माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा, तो हो सकता है उसमें मुझे कहीं कहीं डार्कनेस दिखे, कहीं कहीं लाइटनेस दिखे, डार्क लाइट ऐसे दिखे, तो इन्हें डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स बोलते हैं। तो ये जो अपीयरेंस है डार्क लाइट, ये जो कलर का अपीयरेंस आ रहा है, कभी ज्यादा डार्क दिख रहा है कभी लाइट, तो जहां पे डार्क है वहां पे आप क्या समझेंगे, एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, और जहां पे लाइट है क्या समझेंगे, दोनों अलग अलग है। तो बेटा इसी के ऊपर ही तो अब अपन पढ़ रहे हैं कि मसल्स के डिफरेंट टाइप, मतलब सब मसल्स में ये आपको मिलेगा बेटा। आपकी बॉडी में तीन प्रकार के मस्कुलर टिश्यूज है, तीन प्रकार के मसल है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, और तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। लेकिन तीनों का अपीयरेंस एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है, तो वो अलग अलग क्यों हुआ फिर, रीजन क्या है सर, द अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन, कि कहीं पर वो किस तरह से अरेंज है, लॉन्जिट्यूडनली है, ट्रांसवर्सली है, ओवरलैप्ड है, नॉट ओवरलैप्ड है, इसके हिसाब से क्या आएंगे बेटा, अपीयरेंस आएंगे। तो ये मैं जानबूझ के इंट्रोडक्शन में आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जब हमको तीन टाइप पढ़ने हैं तब हमको ऐसे पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, अपीयरेंस वाला पॉइंट बनाना पड़ता है। यहां तक समझ में आ गई बात। चलिए सर मुझे थोड़े से सिनोनियम समझ में आ गए कि मसल फाइबर मींस मसल सेल। अब सर ये मसल सेल को मसल फाइबर क्यों बोलते हैं, फिर से बताओ, क्योंकि सेल कैसे लंबे लंबे इलोंगेटेड है करके फाइबर। अच्छा सर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन भी होंगी, करेक्ट। तो यहां पे मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन जिसको अपन क्या बोलते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो यहां पर उसको नाम क्या देते, सार्कोलेमा। क्या नाम देते, सार्कोलेमा। बस नाम है, बाकी काम वही है। मतलब जो काम सेल मेम्ब्रेन एक सेल में करती है वही काम मसल फाइबर में कौन कर रही है, सार्कोलेमा। मतलब सर सार्को इट इज समथिंग लाइक अ प्रीफिक्स फॉर योर मसल्स, सार्को वर्ड, ठीक है। अच्छा सर अभी मसल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेल लाइक मटेरियल रहेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहां पर उसका टर्म क्या होगा बेटा, सार्कोप्लाज्म। क्या टर्म रहेगा, सार्कोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ये मसल फाइबर्स की टर्मिनोलॉजी है। अच्छा सर जैसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो यहां पर हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहां पे हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वैसे तो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को वही नाम है, ने गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, इनके कोई नाम चेंज हुए क्या, नहीं 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 वही है, जितने चेंज हुए थे उतने लिख दिए। यहां पे बस मैं इसको क्यों लिखा हूं, ये लिखने की क्या वजह थी सर, इसका एक बहुत स्पेशल फंक्शन है, यहां पे लिख देता हूं, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अब सर कैल्शियम की इतनी जरूरत क्यों है, क्योंकि आपका कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन बिना कैल्शियम के नहीं हो सकता, कैल्शियम इज नेसेसरी टू यू, राइट। अब मैंने कहा था ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमको आएंगी लोकोमोशन चैप्टर में, तो फिलहाल के लिए याद रखो वहां पे हमको काम आएगा कि किसी ने पूछा कि हु इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन द मसल फाइबर्स, सो योर आंसर वुड बी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रोल तो हमको वहीं जानने को मिलेगा, यहां सिर्फ नाम ध्यान में रखेंगे। तो बेटा ये हो गया मसल्स का इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल्स। तो हम लोग अब तीनों को पढ़ लेते, तीनों को थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बना के डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। लेकिन बेटा थोड़ा सा बताइए, नाम से स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल ही क्यों बोलते हैं, रीजन क्या होगा सर, क्योंकि वो मसल स्केलेटन हड्डियों को अटैच है, किसको अटैच है, हड्डियों को अटैच है। और जो मसल हड्डियों को अटैच नहीं है, मतलब जैसे वो आपके ऑर्गन सिस्टम में है, जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वेरियस सिस्टम में, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स। और जो हार्ट में, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन को छोड़ देना एक्सेप्ट द वन ऑर्गन, हार्ट,
उसमें स्पेशलाइज्ड मसल है, दैट इज अ कार्डियक मसल्स। मतलब सारी हड्डियों पे जो अटैच है स्केलेटल, फिर उसके बाद अदर देन स्केलेटल स्मूथ, और ओनली इन द हार्ट कार्डियक। क्लियर हो गया? चलिए कॉलम बना के हम लोग पढ़ेंगे इसको बेटा। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, एंड कार्डियक मसल। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल सर, बेटा याद रखना हम लोग एक एक सेल फाइबर पढ़ रहे हैं, मतलब एक एक मसल फाइबर पढ़ रहे हैं, मतलब पूरा मसल नहीं बना रहे। अ सिंगल मसल इज मेड अप ऑफ बंडल ऑफ मसल सेल्स, मसल फाइबर्स। तो मैं एक एक सेल बना रहा हूं, मतलब एक एक मसल फाइबर बना रहा हूं। तो ये देखो, ये पहले मैंने बना दिया स्केलेटल मसल फाइबर, एक सिंगल सेल। तो सर सिलेंड्रिकल शेप का लग रहा है। और ये जो मैं ब्लू कलर का उसके अंदर बना रहा हूं बेटा, राइट, अगर ये पूरा सेल है और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ब्लू ब्लू मैंने बारीक बारीक बनाई, ये क्या होंगे बेटा? मायोफिब्रिल्स। वेरी गुड, क्या होंगे बेटा? मायोफिब्रिल्स। तो चलिए पहले मैं लेबलिंग कर देता हूं। चलिए बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या नाम दिया था मैंने? सार्कोलेमा। वेरी गुड। साइटोप्लाज्म का क्या नाम दिया था मैंने? सार्कोप्लाज्म। ठीक है। अंदर जो मायोफिब्रिल्स है, मतलब जो छोटे छोटे फाइबर्स है, उसका हमने नाम क्या दिया था? मायोफिब्रिल्स। अब तुम देखो बेटा, मायोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट कैसी है? ट्रांसवर्सली अरेंज है और बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर है। अब सर न्यूक्लियस है कि नहीं है? अगर ये एक सेल है तो न्यूक्लियस होगा। और खासियत ये है बेटा कि न्यूक्लियस यहां पे ढेर सारे, मतलब सर दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन है सर ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो बेटा सिलेंड्रिकल इन शेप, मायोफिब्रिल्स ट्रांसवर्सली अरेंज, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, इतने पॉइंट है। अब यहां पे बना था स्मूथ मसल, इसे कहते हैं हम लोग फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म इन शेप। तो फ्यूजी फॉर्म जिस बच्चे को नहीं समझ रहा है उसने याद रखना है, इसका मतलब होता है स्पिंडल। फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है जो एंड्स होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड बोले तो दोनों बीच, ये ऊपर वाला एंड एक दूसरे को ज्वाइन होकर सब पॉइंटेड बन गया, नीचे वाला एंड भी पॉइंटेड बन गया। न्यूक्लियस एक ही रहेगा और सेंटर में रहेगा, ओवल शेप का रहता है ऐसा न्यूक्लियस। और रही बात, अब जैसे इसमें मायोफिब्रिल्स है, इसमें भी रहेंगे, लेकिन ये मायोफिब्रिल्स लॉन्जिट्यूडनली अरेंज है सर, लाइक दिस। These are the myofibrils, longitudinally arranged. क्लियर है? अब सर आ जाती बारी कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स में थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे अच्छे से, तो ये हो गया न्यूक्लियस उसका, और ये रहे अब मायोफिब्रिल्स। तो ये लोग भी सिलेंड्रिकल इन शेप है, लाइक स्केलेटल मसल, सिलेंड्रिकल इन शेप, राइट। लेकिन सर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये कैसा न्यूक्लिएटेड है? यूनि न्यूक्लिएटेड। अब इसमें एक खासियत बात है सर, खासियत ये है कि इसमें दो सेल आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं। जैसे मैंने एक सिंगल सेल बना दिया, अब इसके नीचे एक और सेल सर, ये आपस में एक दूसरे से अटैच रहेंगे। और अटैचमेंट की खासियत बहुत अच्छी है सर, यहां पे ऐसा बनाता हूं अलग से दिखाने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा डायग्राम में। तो ये मैं नीचे बना रहा हूं दूसरा कार्डियक मसल सेल,
ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या है बेटा, मायोफिब्रिल्स। अब जानबूझ के मैंने पहले एक बनाया फिर दूसरा बनाया, समझ में आ जाए these are two muscle cells, cardiac muscle cells, and they are joined by this green line. ये चीज यहां पे नहीं थी, ये चीज यहां पे नहीं थी बेटा। सो यही तो खासियत हो गई। तो ये जो जंक्शन आपने बनाया बिटवीन द टू सेल्स, ये जंक्शन को नाम दिया जाता है इंटर, मैं इसको यहां से लिखता हूं क्योंकि मुझे वहां पे लेबलिंग करना है, तो मैं यहां थोड़ा सा लिखता हूं बेटा, ध्यान देंगे डायग्राम में, इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में। तो ये हो गया उसका न्यूक्लियस। अब बच्चे जनरली क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, गड़बड़ कहां होती है। सर शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। यूनि न्यूक्लिएटेड है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है? तो अपन को पता है यूनि, लेकिन बच्चे लिखते मल्टी, क्यों? क्योंकि अगर मैं अभी इसको ग्रीन कलर में नहीं बनाता और ऐसी ब्लू और ब्लैक कलर में बनाता, तो आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा एक ही मसल सेल है क्या? लेकिन यहां पे दो थे, एक दो, मतलब एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर, आजू बाजू के कार्डियक मसल फाइबर, दे आर गेट जॉइंड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ दिस जंक्शन, इंटरकैलेटेड डिस्क। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अब समझो मान लो यहां पे एक और बना देता हूं मैं, ध्यान देंगे डायग्राम में। अब ये मैंने बनाया दो कार्डियक मसल सेल्स, दो न्यूक्लियस अलग। अब इन दोनों के बीच में भी हम क्या बना लेंगे बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क, लाइक दिस, कि दो सेल्स को आपस में ज्वाइन कर लिया गया, और ये बना दिए हमने मायोफिब्रिल्स बेटा, ट्रांसवर्सली अरेंज इसमें भी। मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना कार्डियक मसल का, बहुत स्केलेटल मसल से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ इसकी अपनी अपनी भी खूबियां है। अब देखिए बेटा, ये दो कार्डियक मसल फाइबर्स हो गए, ये दो हो गए। अब इन दोनों को मुझे आपस में ज्वाइन करना है, तो इसका भी प्रोविजन है इनके पास, ये दिख रहा है, द ज्वाइनिंग, ये क्या होगी, ज्वाइनिंग। इसमें भी मायोफिब्रिल्स रहेंगे, सो दिस इज मायोफिब्रिल्स, राइट। और ये जो यहां पे ब्रांच निकली है एक से दूसरे को अटैच करने के लिए, ब्रांच जो निकली है, इस ब्रांच को बोलते हैं बेटा ऑब्लिक ब्रिज। क्या बोलते, ऑब्लिक ब्रिज। इन दोनों में ब्रांचेस नहीं होते। सर क्यों सर, आपने आजू बाजू बनाए नहीं, लो मैं एक और बना लेता हूं, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू अटैच टू ईच अदर। ये एक और हो गया, ये हो गया आजू बाजू। हाँ, इनको आप एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ लेके, लेयर लेके एक दूसरे से चिपका सकते हो, लेकिन ऐसी कोई ब्रांच नहीं बनेगी जो एक से दूसरे को अटैच कर सके। यहां पर भी नहीं बनेगी, यहां पर भी तुम नीचे एक और बना लो, दे आर नॉट गोइंग टू अटैच विद द हेल्प ऑफ दिस। मतलब आपके पास तीन मसल है, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, सिर्फ एक ही मसल में ब्रांचिंग है, और वो कौन सा है, कार्डियक, और ब्रांच का नाम क्या है, ऑब्लिक ब्रिज। एक ही मसल का सेल दूसरे सेल से अंदर से कनेक्टेड है, और वो कनेक्शन क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। मतलब इंटरकैलेटेड डिस्क एंड ऑब्लिक ब्रिज, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डियक मसल विच इज नॉट फाउंड इन दिस टू मसल्स। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज द शेप ऑफ कार्डियक मसल, व्हाट इज द शेप ऑफ कार्डियक मसल, देखिए डायग्राम को, तो बच्चे क्या आंसर देते पता है, एच शेप। सर एच दिख रहा है, ये पूरा कार्डियक मसल नहीं है, ये अब बंडल ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स हो गया। कार्डियक मसल फाइबर कितना था, एक, इतना सा, और उसका शेप क्या था, सिलेंड्रिकल। एच शेप, तो इसमें देखो कितने सेल आ गए, एक दो तीन चार, चार सेल को आपस में ज्वाइन किया गया, और यहां देखो मैंने एक एक ही बनाया हुआ है। यहां तक बात समझी? तो मैंने आपको डायग्राम बनाते समय बहुत सारे फीचर्स इनके बता दिए, वो आपको याद रखना है, वही उनके डिफरेंस बिटवीन रहते हैं, ठीक है। अब चलिए एक एक करके पॉइंट बनाते जाते बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा था हमारे लिए शेप। चलिए बच्चों बताइए, व्हाट इज द शेप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, सिलेंड्रिकल। व्हाट इज द शेप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, इसे आप लोग फ्यूजी फॉर्म बोल सकते हो, या तो फिर स्पिंडल शेप बोल सकते हो।
नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? सिलेंड्रिकल, क्योंकि इतना एक ही देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। तो बेटा एक ही मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वो है स्केलेटल मसल फाइबर, बाकी दोनों क्या रहेंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड। दिस इज ऑल्सो यूनी। यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है बेटा, क्योंकि अब मैं जब ये पूरा डायग्राम बना रहा हूं तो आप क्या होते, 4 न्यूक्लियस है, लेकिन आप जानते थे वो 4 अलग अलग सेल थे, न्यूक्लियस एक ही था, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रांचेस। सो इसमें क्या लिखेंगे? एब्सेंट, मतलब ये क्या हो गया? अनब्रांच्ड। इसमें भी क्या लिखेंगे बेटा अपन? एब्सेंट, ये क्या हो गया? अनब्रांच्ड। और ये अकेला ही क्या है? ब्रांच्ड। क्या आप मुझे इसकी ब्रांच का नाम बता सकते हो? करेक्ट सर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, दैट इज ऑब्लिक ब्रिज। ये उसकी ब्रांच है सर, ऑब्लिक ब्रिज। ओके। अब सर इसके अलावा ये जो मायोफिब्रिल्स है, इनकी अरेंजमेंट भी बहुत मायने रखती है, और ये अरेंजमेंट के हिसाब से इनमें अपीयरेंस आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अंदर जो मायोफिब्रिल्स है यहां पे ये बहुत ओवरलैपिंग है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग, नाउ द प्रॉब्लम अकर व्हाट? डार्क और लाइट बैंड्स आ गए। डार्क बैंड मतलब जहां पे ओवरलैप है डार्क, और जहां पे नहीं है वहां पे क्या होगा? लाइट। तो इसमें ये बहुत मिलता है, डार्क लाइट अल्टरनेट। तो ऐसे अपीयरेंस को यहां पे नाम दिया जाता है स्ट्राइएटेड। क्या नाम दिया था बेटा? स्ट्राइएटेड और स्ट्राइएशंस। ओके। तो बेटा इसी वजह से इन मसल्स का, स्केलेटल मसल का नाम भी पड़ता है, दैट इज स्ट्राइएटेड, और स्ट्राइएटेड मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स। तो अपीयरेंस, डार्क स्ट्राइएशंस। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, ये मायोफिब्रिल को मैग्नीफाई करके देखने की जरूरत है। जब आप उस मायोफिब्रिल को मैग्नीफाई करके देखोगे तो उसके अंदर आपको 2 प्रोटीन्स मिलेंगे, एक्टिन और मायोसिन, और उनकी बहुत टिपिकल अरेंजमेंट मिलेंगी। कहीं पर वो ओवरलैप होंगे और कहीं पे नहीं रहेंगे। तो जहां पे नहीं रहेंगे वो पोर्शन कैसे दिखेगा? लाइट कलर का, और जहां पे वो रहेंगे वहां पे वो पोर्शन कैसे? डार्क। तो बेटा ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अपने सिलेबस का पार्ट है। बस ये आपको कहां पढ़ना है? लोकोमोशन चैप्टर में। लेकिन तब तक आप ध्यान में रखो कि डार्क स्ट्राइएशंस थे काफी ज्यादा। अब इसमें नो स्ट्राइएशंस, तो इसको हम लिखेंगे नॉन स्ट्राइटेड। तो स्मूथ मसल की खासियत है, उसमें भी एक्टिन और मायोसिन है, बट दे आर नॉन स्ट्राइटेड। और इसमें ऐसा लिखते हैं कि दे आर फेंटली स्ट्राइटेड। है इसमें भी डार्क और लाइट बैंड, लेकिन इतनी डार्कनेस नहीं है जितनी डार्कनेस कहां थी? स्केलेटल मसल्स की थी, ठीक है। अब सर, बात ऐसी कि अब इनके नामकरण हो गए। स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, और इसको भी स्ट्राइटेड मसल ही बोलेंगे। फेंटली स्ट्राइटेड बोलने की जरूरत, स्ट्राइटेड भी बोल सकते हो। अच्छा, ये जो स्ट्राइशंस वर्ड है, इसको एक और शब्द आप दे सकते हैं, स्ट्राइप्ड। क्या दे सकते हैं? स्ट्राइप्ड। तो कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू में बेटा, कई बार ऐसा एमसीक्यू में होता है क्या, कि कई बार आता है कि स्केलेटल मसल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइटेड स्ट्राइप्ड। दोनों भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है, और सेम चीज स्ट्राइटेड स्ट्राइप्ड। ओके। अब सर, स्केलेटल मसल बोले तो वो मसल जो स्केलेटन को अटैच है। लेकिन ये स्केलेटन को अटैच कैसे थे? आप याद करो बेटा, मैंने बताया था आपको, टेंडॉन। आपके मसल का जो एंड पार्ट होता है, जब वो आपके बोन में जाके इंसर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? टेंडॉन, मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स। कुछ याद आ रहा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, व्हाइट फाइब्रस रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें एग्जांपल में लिखा था हमने टेंडॉन्स, व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड्स। तो याद रखना, स्केलेटल मसल इज अटैच टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडॉन्स। ये तो आपके ऑर्गन्स में पूरे, और ये एक ही ऑर्गन में, दैट इज इन द हार्ट। मतलब ये इनके लोकेशन हो गए, देखेंगे अपन। अब सर इनमें से ये जो मसल है ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। सो इट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये देख, हमारी मर्जी से काम कर रहा है, इसलिए हमने बोले वॉलेंट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम ब्रेन की मर्जी नहीं लोगे। अब जैसे मेरे हाथ को मुझे घुमाना है, ये मेरे हाथ का रोटेशन कर रहा हूं मैं, तो स्केलेटल मसल्स पूरे।
लेकिन ये हाथ को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए मुझे इंपल्स चाहिए था, जो कि किससे आएगा? नर्वस सिस्टम से। तो मेरे बॉडी में जितनी भी स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंटरीली काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब तक इंपल्स है। अभी मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी वॉलेंटरीली इच्छा है, मेरी मर्जी से, तो मेरी टंग हिल रही है, सब हिल रहा है। अभी मैं बात करते करते मेरा हाथ इधर उधर इधर हो रहा है, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। अगर मेरी इच्छा नहीं रही तो मैं बात नहीं भी करूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा, राइट। तो कंट्रोल कैसा है? वॉलेंटरी, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वॉलेंटरी मसल्स। लेकिन जो स्मूथ मसल्स है, ये खासकर जैसे तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो अंदर होते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्टालसिस चलता है बेटा, मैंने बताया था डाइजेशन में, जैसे आप खाना खाते हो बराबर आगे 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 जाते रहता है, तो वो अपने आप कैसे क्या जा रहा है? उसको किसने कहा? नहीं सर मेरी मर्जी नहीं कि खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में जाए। अरे तेरे से पूछा नहीं गया, खाना जो स्टमक में आया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, बिकॉज दैट इज अ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी एंड पेरिस्टालसिस इज डन बाय द स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज अ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। स्कूल लेवल पे थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, लेकिन अपन जब अपना नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे 12th में, तब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ANS। सर इसकी क्या बात है? कार्डियक मसल, मतलब आपकी दिल की बात चल रही बेटा। आपको क्या लगता है बेटा, आपका जो हार्ट है वो वॉलेंटरी की इनवॉलेंटरी? नहीं सर मेरी मर्जी होगा तो धड़केगा, जोर से धड़केगा, नहीं तो नहीं भी धड़केगा, मेरी मर्जी है सर। ऐसा होता है बेटा? आपकी मर्जी रहो ना रहो, उसकी बीटिंग, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी जो धक 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 है, दैट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो वो इनवॉलेंटरी कंट्रोल में, वो किसके? इनवॉलेंटरी, हमारी मर्जी से नहीं चल रहा है, वो उसकी मर्जी से चल रहा है। सो इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ बोथ CNS एज वेल एज ANS, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं आपको बता दूं एक याद रखने का तरीका, स्केलेटल और स्मूथ मसल का दोनों का कॉम्बिनेशन इसके पास है। देखो बेटा, स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप का था, ये भी सिलेंड्रिकल है। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है, ये भी स्ट्राइटेड है। लेकिन स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी है, ये भी इनवॉलेंटरी है। स्केलेटल मसल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, स्मूथ मसल ऑटोनॉमिक नर्वस होता है, और ये दोनों से होगा। मतलब सर दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी है, थोड़ी इसकी थोड़ी इसकी, बन गया क्या? कार्डियक मसल। और ये अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी डालेगा बेटा, डेफिनेटली डालेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सर कॉन्ट्रैक्शन की बारी आ रही है, तो कौन कितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके ऊपर चर्चा चली। तो ऐसा कहा जाता है कि स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होता है बेटा, फास्ट। क्यों? स्ट्राइशंस की वजह से बोलते हैं कि फटाफट, वो थ्योरी जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें आप सीखेंगे कैसे है। अब देखो बेटा, जैसे मेरा हाथ है, अब मैं ऐसे घुमा रहा हूं, स्लो स्लो स्लो, मैं कितना भी फास्ट घुमा सकता हूं, घुमा 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 घुमा, लेकिन कितनी देर तक? सर ज्यादा देर तक नहीं। मतलब जितनी तेजी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उतनी तेजी से थकेगा भी, मतलब जितना फास्ट काम करेगा उतना फास्ट थकेगा भी। तो इजीली गेट फटीग, फटीग मींस इसमें थकान आ जाएंगी, और कुछ देर के बाद आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और आप अपना हाथ अपने आप ही रोक लोगे। जैसे मैंने बोला आपको भागो, तो ये स्केलेटल मसल एक्टिविटी है, भागना बोले तो रनिंग। आप स्टार्टिंग में बहुत तेज भागे, लेकिन कुछ देर के बाद आपके पैरों में दर्द हो रहा है, फिर आप रुक गए। तो मतलब कार्डियक मसल, सॉरी स्केलेटल मसल जितना तेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उतना तेज थक भी जाते हैं। लेकिन कार्डियक मसल ऐसा है क्या? धक 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 धक, 1 मिनट में तुम्हारा दिल 72 टाइम्स बीट करता है नॉर्मली, मतलब 72 टाइम्स धक, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये चल रहा है। बट अगर जब आप दौड़ते हो तब आपकी हार्ट बीट भी बढ़ती है, 72 का 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये थकेगा नहीं। कार्डियक मसल की यही खासियत है, वो कभी नहीं थकते बेटा, वो एकदम खुद को मैनेज करते हैं। वो लोग उतना ही काम करते हैं जितना वो झेल सकते हैं बेटा। मैं लिख देता हूं पहले पॉइंट्स। सबसे पहली पॉइंट सर यहां पे, रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शंस। हाँ, स्मूथ मसल का क्या था सर? वेरी स्लो। पेरिस्टालसिस बेटा, जैसे आपने खाना खाया तो आपके स्टमक में खाना 4 से 5 घंटे रहता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और कई घंटे रहता है, तो बहुत ही स्लो।
और हम लोग चाहते भी ये स्लो हो, क्योंकि खाना आराम आराम से पचे, आराम आराम से एब्जॉर्ब हो। अगर बहुत ही फास्ट चला तो खाना ठीक से पचेगा नहीं बेटा। तो बेटा दे आर स्लो इन कॉन्ट्रैक्शन, स्लो इन कॉन्ट्रैक्शंस। एंड यहां पर भी लिखेंगे सेम, रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, मैंने कहा था स्केलेटल मसल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तेजी से थकेंगे भी, तो मैं क्या लिख देता हूं, इजीली गेट फटीग। अच्छा, ये थकान का भी एक केमिकल रीजन है। आपके मसल्स के अंदर एक एसिड जमा होता है, याद रखना सिर्फ, पढ़ेंगे तो लोकोमोशन में, लैक्टिक एसिड। जब आप तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, उसके से फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है बेटा, थकान, थक गया मसल। ये लोग स्लोली काम करे तो स्लोली थकेंगे, वैसे तो जनरली ये लोग भी थकते नहीं है। स्लोली गेट फटीग, ठीक है। और इनका तो ऐसा, ये कभी नहीं थकेंगे, नेवर गेट फटीग। क्योंकि बेटा बात एकदम सही है, जिस दिन तुम्हारा दिल थक गया, ये मसल थक गए, आप थक गए जिंदगी भर के लिए। क्योंकि जिस दिन ये बंद हो गया ना, आपके पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई चल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप। और आपका अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो गया तो आप खड़े खड़े मर जाओगे बेटा, बिल्कुल मर जाओगे। तो इसलिए दे नेवर गेट फटीग। तो यहां तक कुछ पॉइंट समझ में आ गए बेटा, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स। तो यहां पर अभी अपन ने जो पॉइंट्स कवर किए वो एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट्स है। मैं कह रहा हूं कि अपन एक एक सेल पढ़ रहे, ये एक सेल है, ये एक सेल है, वो एक सेल है, अपन उतना पढ़ रहे। सेल के अंदर जो मायोफिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स का भी जो कट सेक्शंस है, और उसके अंदर जो एक्टिन एंड मायोसिन है और उनके जो स्ट्रक्चर है, वो हमने नहीं पढ़ा, और हम लोग यहाँ पे पढ़ने भी नहीं वाले, लोकोमोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा। तो बेटा स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। चलिए अब इनके लोकेशंस लिख लेते हैं कि बॉडी में ये लोग कहां कहां प्रेजेंट रह सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बताइए, स्केलेटल मसल कहां पे प्रेजेंट है, लोकेशंस इन बॉडी। सर ये तो हर ही जगह है, ठीक है। तो इट इज अटैच टू स्केलेटन बाय टेंडॉन्स। तो मसल्स विच आर अटैच टू स्केलेटन बाय द टेंडॉन्स, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। दूसरा मैं इसमें बताना चाहूंगा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, जीआईटी में, अप टू एंटीरियर 1/3 ऑफ ईसोफेगस, ये स्केलेटल है। ध्यान देंगे मेरी बातों पे बेटा, मैंने डाइजेशन चैप्टर में बताया था। जैसे आपकी जो टंग है ये स्केलेटल है, सर ये कौन सी हड्डी को अटैच है, इधर गले में आपकी एक हड्डी थी हायोइड बोन, तो टंग, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आता था, ईसोफेगस। ईसोफेगस का जो एंटीरियर 1/3 हिस्सा है वो स्केलेटल मसल का बना है, लेकिन पोस्टीरियर 2/3 वहां से आगे एनस तक पूरा बना हुआ है आपका स्मूथ मसल का, ठीक है। तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए जितने जरूरी थे। अब स्मूथ मसल सर, स्मूथ मसल की लोकेशन आपकी बॉडी में, तो पहले ये लिख देते, पोस्टीरियर 2/3 ऑफ ईसोफेगस अप टू रेक्टम, ठीक है। फिर आपके ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इनके अंदर भी स्मूथ मसल है। वेरियस बॉडी सिस्टम्स। और रही बात इनकी सर, रही बात इनकी कार्डियक मसल्स, सो लोकेशन फाउंड ओनली इन हार्ट एंड देयर रिलेटेड ब्लड वेसल्स। मतलब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जो हार्ट है, हार्ट से बड़ी बड़ी पाइपलाइन कनेक्टेड है, जैसे अओर्टा है, वेना केवास है, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा स्कूल में। तो उनके अंदर हल्का हल्का, जैसे हार्ट है, ये मेरी मुट्ठी हार्ट है, तो उसके अंदर ये पाइपलाइन है, तो ये जो पाइपलाइन का अंदर हिस्सा है वो कार्डियक मसल का है, लेकिन जो बाहर है वो कार्डियक मसल का नहीं रहेगा। मतलब हार्ट या हार्ट से रिलेटेड या हार्ट के अंदर इंसर्टेड जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह रहेंगे, दे आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, तो स्पेशली फाउंड इन द हार्ट। यहां तक समझ में आ गई आपको बात। अब सर यहां पर मैं बस थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा स्मूथ मसल के, बाकी तो आपका जो स्केलेटल मसल है उसका बहुत ज्यादा डिटेल आपको कौन से चैप्टर में दिया हुआ है, लोकोमोशन, ठीक है।
अब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये आगे नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स में जनरली दो टाइप होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। सिंगल यूनिट मसल्स एंड मल्टी यूनिट मसल्स। सिंगल यूनिट मसल्स और मल्टी यूनिट। देख, पहला सिंगल यूनिट का मतलब होता है कि जितने भी स्मूथ मसल है उस ऑर्गन में, वो सब एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक ही साथ रिलैक्स करेंगे, मतलब लगेगा टीम वर्क एक सिंगल यूनिट में। मतलब हम लोग अगर 100 मसल भी है एक ऑर्गन में, 100 मसल फाइबर्स है, तो ऐसा नहीं कि 50 पहले 50 सब एक साथ। जैसे एग्जांपल है एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टालसिस फ्रॉम द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ इसोफेगस अप टू रेक्टम, पेरिस्टालसिस सब एक साथ चलता है आराम से धीरे धीरे। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन जिसमें स्टोर रहती है, एक ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन रखते हैं, तो जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा एक साथ करता है, ऐसा नहीं होता कि आधा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा आधा रिलैक्स करेगा, नहीं, पूरा एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो उसमें जितने भी स्मूथ मसल लगे हुए थे वो सब कैसे काम कर रहे थे, एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, दे वर्क लाइक अ टीम, ठीक है। तो सर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ ग्रुप, मतलब एक पूरे ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल। तो इनके मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सब एक साथ ही करते, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ रिलैक्स करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब सर मल्टी यूनिट मसल्स, मल्टी यूनिट मसल्स का मतलब ये होता है कि मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब एक सिंगल एक साथ नहीं काम कर रहे, सब अलग 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 काम कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे आंखों में आइरिस होता है, आइरिस इज अ पार्ट ऑफ एन आई, तो अगर एक आइरिस डायलेट हो रहा है तो दूसरा भी डायलेट होगा, ऐसा नहीं रहता है। समझो मेरी ब्लड वेसल्स, वासो कंस्ट्रिक्शन वासो डायलेशन का कंसेप्ट बताया था, ये भी स्मूथ मसल का है। तो मेरे बॉडी में पता नहीं बहुत सारे ब्लड वेसल, तो मेरी ये हाथ की ब्लड वेसल अगर डायलेट हो रही तो ये हाथ की भी डायलेट होंगी, ऐसा नहीं है बेटा। तो दे आर लाइक अ मल्टी यूनिट, तो एक जगह का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं, सब अपना अपना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मसल कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मतलब मल्टीपल यूनिट से, तू तेरा देख मैं मेरा देखता, मेरे को जब कॉन्ट्रैक्ट करना है मैं करूंगा, तुझे जब करना है तू कर, ठीक है। सो एग्जांपल ब्लड वेसल्स, तो बॉडी में ढेर सारे ब्लड वेसल्स है, सबके सब एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जाएंगे, सबके सब एक साथ रिलैक्सेशन में भी नहीं जाएंगे, तो अपने अपने हिसाब से चले गए। आइरिस ऑफ एन आई, तो इनका भी ऐसा है कि सबके सब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रिलैक्स नहीं करते हैं बेटा। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये हो गया सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट, याद रखना, सिंगल मतलब सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, मल्टीपल मतलब सब अपना 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 काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब कार्डियक मसल में मैंने एक शब्द बताया था आपको, इंटरकैलेटेड डिस्क, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो यहां तक हमने स्मूथ मसल को और स्केलेटल मसल को पूरा खत्म किया। अब कार्डियक मसल में हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखी थी, इंटरकैलेटेड डिस्क, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनाने की बारी आ चुकी है अब। सो यहां तक समझ में आया होगा? बहुत बेसिक पॉइंट्स में पढ़ा रहा हूं बेटा, हम तो मसल के अभी तक डिटेल में गए ही नहीं है। इंटरकैलेटेड डिस्क, तो सबसे पहले ये डिस्क क्या है, ये एक जंक्शन है, ये जंक्शन है बेटा जो दो कार्डियक मसल सेल्स, मसल फाइबर्स को आपस में ज्वाइन करता है। अब बात आती है कि कौन से टाइप का जंक्शन है, क्योंकि मैंने आपको 3 प्रकार के जंक्शन पढ़ाए थे एपिथेलियल टिश्यू में, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और अडहेरिंग जंक्शन। तो ये है गैप जंक्शन, इट इज अ गैप जंक्शन फाउंड बिटवीन adjacent cardiac muscle fibers, adjacent cardiac muscle fibers। क्लियर है यहां तक? तो सर इस जंक्शन से फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि बेटा कार्डियक मसल्स में एक लॉ होता है, ऑल और नन लॉ। क्या होता है? ऑल और नन लॉ। मैं लिख देता हूं यहां पे कि मैं जो अभी बात कर रहा हूं,
हम लोग कार्डियक मसल के डिटेलिंग पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसमें मैंने एक चीज बताई, बिकॉज ऑफ इंटरकैलेक्टेड डिस्क दे आर फॉलोइंग द ऑल और नन लॉ। तो बेटा ध्यान देंगे, ऑल और नन लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कार्डियक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी, मतलब ऑल, नहीं तो एक भी नहीं, नन, ऑल और नन। नहीं समझ में आया सर? देखो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी था? इंपल्स। अगर एक कार्डियक सेल में भी इंपल्स आता है, फॉर एग्जांपल डायग्राम बना लेते बेटा, अभी अभी बनाया था, फिर से एक बार बना लेते। अब तो मैं डायरेक्ट एच ही शेप बना रहा हूं क्योंकि आपको डायग्राम अब पता चल चुका है। ये क्या बना रहा हूं बेटा मैं, बताइए? इंटरकैलेटेड डिस्क। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और ये बन जाएगा क्या? मायोफिब्रिल्स। अब डायग्राम में आप देख रहे होंगे मैंने 3 सेल बनाए, 1 2 3, ठीक है। अब सर मैं क्या कह रहा हूं, ये सबसे पहले बताओ ये क्या है? ये ब्रिज है, ऑब्लिक ब्रिज। अगर मैंने इंपल्स एक सेल को भी दिया, ये इंपल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, मैंने सिर्फ इतने सेल को दिया, इंपल्स इज अ इलेक्ट्रिकल मैसेज। अब वो मैसेज इसको तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो मैसेज आगे पास ऑन होगा थ्रू दिस इंटरकैलेटेड डिस्क, आगे पास ऑन होगा थ्रू दिस इंटरकैलेटेड डिस्क, और ऑब्लिक ब्रिज की मदद से बाजू वाले में भी ट्रांसफर होगा। तो अगर मैं यहां पे करंट देता हूं तो सब जगह फ्लो होगा, मतलब यहां पर अगर इंपल्स देता हूं तो सब जगह फ्लो होगा। तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सब, नहीं तो एक भी नहीं होगा ही नहीं। सो ऑल और नन लॉ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। इंपल्स को एक सेल से दूसरे सेल में जाने का इन्होंने बंदोबस्त कर दिया है बेटा। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो बेटा ये हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू, राइट, जिसमें स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने एक्टिन और मायोसिन, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ये कुछ नहीं पढ़ाया है, ये सब हमको पढ़ना है इनटू द लोकोमोशन चैप्टर, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो में यहीं रुकते हैं बेटा हम लोग। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।